जदूनाथ सरकार ने इसका समर्थन नहीं किया। उनका कहना है कि चौथ केवल इस एवज में वसूल की जाती थी कि मराठ सैनिक उस राज्य में या स्थान पर प्रवेश नहीं करेंगे, जबकि सरदेसाई का मत है कि चौथ विजित प्रदेशों से मराठों द्वारा वसूल की जाती थी। चौथ में राज्य के कुल राजस्व का 1/4 वसूल किया जाता था। चौथ एक वार्षिक कर था। दूसरा प्रमुख कर सरदेशमुखी था। शिवाजी ने राजस्व के 10वें भाग की मांग इस आधार पर की कि वह कानूनन मराठा बाग का प्रमुख सरदेशमुख है। सरदेशमुख सभी देशमुखों का प्रधान था। वह देशमुखों के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करता था। इसी एवज में वह सरदेशमुखी की मांग करता था। अफगान शक्ति का अभ्युदय। भारत में अफगान शक्ति के अभ्युदय का श्रेय अहमद शाह अब्दाली को जाता है। अहमद शाह का जन्म 1274 ईस्वी में अफगानिस्तान के सरोजाई कबीले में हुआ था। इस कबीले के सदस्य सामान्यतः अब्दाली या अली के सेवक कहलाते थे। अहमद शाह के पिता का नाम जमान शाह था और उसका बड़ा भाई नादिर शाह की सेना में था। उसने अपने छोटे भाई अहमद को नादिर शाह की सेना में भर्ती करवा दिया। अपनी योग्यता से अहमद शीघ्र ही 1000 सैनिकों का सेनापति हो गया। उसकी विश्वास पात्रता और सेवाओं से प्रसन्न हो नादिर ने भारत पर आक्रमण के समय उसे 6000 सैनिकों का सेनापति बनाया। 19 जून 1747 को नादिर शाह की हत्या हो गई। अवसर का लाभ उठाते हुए अहमद शाह ने अफगानिस्तान में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अहमद शाह के अफगानिस्तान के प्रथम शासक बनते ही अफगान शक्ति का उदय हुआ। अहमद शाह के पास एक बड़ी सेना थी जिसका खजाने पर अत्यधिक बोझ था। धन की कमी को पूरा करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसे योजना को कार्य रूप देने का अवसर तब मिला जब लाहौर के सूबेदार शाहनवाज खान ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अहमद शाह ने भारत पर पहला आक्रमण 1748 ईस्वी में किया। हालांकि मनुपुरी के युद्ध में वजीर एक तोप के गोले से मारा गया, लेकिन उसके पुत्र मुइनुल मुल्क ने दुरानियों को पंजाब से बाहर कर दिया। अहमद शाह ने दूसरा आक्रमण 1750 ईस्वी में किया, लेकिन सीमा से ही वापस लौट गया। 1751 ईस्वी में अब्दाली लाहौर तक बढ़ आया और उसने मुइनुल मुल्क को पराजित कर कैद कर लिया, लेकिन उसकी वीरता से प्रसन्न हो उसे अपनी तरफ से लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। अहमद शाह ने चौथा आक्रमण 1756 ईस्वी में मुइनुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात मुगलानी बेगम के आमंत्रण पर किया। मुगलानी बेगम ने उसे लिखा कि वह करोड़ों की उस संपत्ति को जानती है जो उसके ससुर के गुप्त खजाने में छिपी है। अब्दाली ने मुगलानी बेगम के निर्देशन पर मथुरा, वृंदावन और अन्य स्थानों के हर घर को लूटा और भयंकर नरसंहार किया। एक लेखक के अनुसार यमुना का जल रक्त से लाल हो गया था। उसने मुहम्मद शाह की पुत्री हजरत बेगम से जबरन विवाह किया और इमादुल मुल्क को दिल्ली का वजीर नियुक्त करके वापस लौट गया। लौटते समय उसके पास अकूट संपदा थी। अहमद शाह अब्दाली ने अपने 11 वर्षीय लड़के तैमूर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया और जहान खान को उसका सहायक बनाया। अब्दाली के वापस अफगानिस्तान जाते ही अदीना बेग ने तैमूर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और पंजाब से अफगानों को हटाने के लिए मराठों को आमंत्रित किया। मराठों के पंजाब में प्रवेश करते ही अफगान भाग खड़े हुए। मराठों ने अदीना बेग को लाहौर का तथा अब्दुल समद खान को सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया। इन परिस्थितियों में 5वां अफगान आक्रमण जहान खान के नेतृत्व में हुआ। जहान खान पहले तो पराजित हुआ, लेकिन बाद में वजीराबाद तक बढ़ आया। मराठे भाग खड़े हुए। 1759 में अब्दाली लाहौर आ पहुंचा। इस प्रकार पंजाब पर पुनः अफगानों का अधिकार हो गया। 1707 ईस्वी में अब्दाली ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मराठा राजकोषीय एवं वित्तीय प्रणाली। शिवाजी ने सरकार और किसानों के बीच सीधे संबंध स्थापित किए। शिवाजी ने रैयत को जमींदारों, देशमुख और देसाईयों के चंगुल से मुक्त करा दिया। वे रैयत का जमकर उत्पीड़न करते थे। शिवाजी ने भूमि की माप काठी नामक पैमाने से सावधानीपूर्वक करवाई। प्रारंभ में शिवाजी ने भू राजस्व की दर उपज का 30% निर्धारित की, लेकिन बाद में जब अन्य कर समाप्त कर दिए गए तब भू राजस्व की दर 40% निर्धारित कर दी। भू राजस्व का भुगतान नकद हो या वस्तु के रूप में
यह किसान की मर्जी पर छोड़ दिया गया था। कितना धन राजस्व के रूप में दिया जाना है, यह पहले से तय था। इसीलिए किसानों के उत्पीड़न की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। शिवाजी ने सरकारी अफसरों को निर्देश दिया कि वे कृषि को प्रोत्साहन दें। शिवाजी ने अकाल के समय किसानों को आर्थिक सहायता एवं अन्न पहुंचाने की व्यवस्था की। फ्रेयर ने कहा है कि शिवाजी के शासन में किसानों का उत्पीड़न होता था, लेकिन ग्रांट डफ के अनुसार शिवाजी का वित्त प्रशासन मानवीय मूल्यों पर आधारित था। शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी वसूलने की प्रथा शुरू की। जस्टिस रेनाडे के अनुसार चौथ कोई सैन्य अनुदान नहीं था जिसमें कोई नैतिक या न्यायिक बाध्यता हो। यह ऐसा कर था जो ब्राह्म आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के एवज में लिया जाता था। चौथ उपज का 1/4 हिस्सा होता था जो उस क्षेत्र से वसूल किया जाता था जिसे मराठा सेनाएं विजित कर लेती थी। जदुनाथ सरकार के अनुसार वसूली गई चौथ और कागजों में अंकित चौथ में काफ़ी अंतर होता था। चौथ वसूली के समय किसानों को उत्पीड़ित किया जाता था। देसाई शब्द देश स्वामी या देशमुख का अपभ्रंश है। अनेक देशमुख के ऊपर एक सरदेसाई या सरदेशमुख होता था। उसकी सेवाओं के बदले उसे जो वेतन मिलता था सरदेशमुखी कहलाता था। शिवाजी ने स्वयं को मराठा वार का वंशानुगत सरदेशमुख घोषित किया और 10% अतिरिक्त कर की मांग की जिसे सरदेशमुखी कहा गया। शिवाजी ने अहमदनगर के मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली के अनेक तत्वों को अपनी प्रणाली में समाहित किया था। राजस्व की आसान उगाही के लिए स्वराज्य क्षेत्र को प्रांतों में और प्रांतों को जिलों में विभक्त किया गया था। पाटिल, कुलकर्णी, देशमुख तथा देशपांडे जिला स्तर के आनुवंशिक राजस्व अधिकारी थे। सूबेदार या कारकुन प्रांत के अधिकारी थे। इन्हें नकद वेतन के स्थान पर जागीरें दी जाती थी, परंतु इन्हें किसानों को उत्पीड़ित करने का अधिकार नहीं था। शिवाजी ने देश को महालों, प्रांतों, तराफों तथा मौजों में बांटकर नया वर्गीकरण किया। पानीपत के युद्ध के कारण पानीपत के तृतीय युद्ध का मुख्य कारण मराठों और अहमद शाह अब्दाली के हितों का आपस में टकराव था। अहमद शाह अब्दाली ने 1756 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली एवं पंजाब पर अधिकार कर लिया। इन क्षेत्रों को जीतकर अहमद शाह अब्दाली वापस लौट गया और दिल्ली को रोहेला सरदार नजीब उद दौला को सुपुर्द किया। एवं अपने बाकी अगले पार्ट में